बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं आवाम को महंगाई का एक और झटका। एलपीजी कीमत में पूरे 20 रुपए फी इजाफा कर दिया गया। हुकूमत एलपीजी कीमतें कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम हो गई। एलपीजी मार्केटिंग कंपनीज ने ओगरा नोटिफिकेशन के बगैर एलपीजी कीमत में इजाफा किया है। घरेलू सिलेंडर 236 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 908 रुपए का इजाफा हो गया। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे ओवैस खान से, जो ओवैस बताएगा। महंगाई का सिलसिला एलपीजी की कीमतों में इजाफे से न सिर्फ जो घरेलू बजट आउट हो गया, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। घरों में खाना पकाना भी अब आपको बताएं आवाम को महंगाई का एक और झटका। एलपीजी कीमत में पूरे 20 रुपए फी इजाफा कर दिया गया। हुकूमत एलपीजी कीमतें कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम हो गई है। एलपीजी मार्केटिंग कंपनीज ने ओगरा नोटिफिकेशन के बगैर एलपीजी कीमत में इजाफा किया है। घरेलू सिलेंडर 236 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 908 रुपए का इजाफा हो गया है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे उमैर अजमत से, जो उमैर इस मुतालिक आगाह कीजिएगा। जी, एलपीजी की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है और 20 रुपए फी किलो एलपीजी की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिससे कीमत 195 रुपए फी किलो हो चुकी है। इस वक्त मेरे साथ रिक्शा ड्राइवर मौजूद है जो कि सस्ता ईंधन एलपीजी इस्तेमाल करते हैं। उनसे इस हवाले से हम बात करेंगे। वो क्या कहना चाहेंगे। 195 रुपए हुकूमत की जानिब से एलपीजी की कीमतें बढ़ाई गई हैं और 195 रुपए फी किलो गैस हो गई है। क्या कहते हैं इस हवाले से? नहीं, ऐसे तो होना नहीं चाहिए। हम बिल्कुल बेरोजगार आदमी हैं। अगर हम इधर से कमाएंगे तो फिर हमारे बच्चों भी खाएंगे, सभी इधर से करेंगे, कुछ खाएंगे तो फिर ही कुछ मिलेगा ना। अगर हम सारी तैयारी गैस में ज़ाया पैसे खर्ची कर देंगे, डेली का हम कारोबार करते हैं, डेली के खाने वाले हम बिल्कुल बेरोजगार आदमी हैं। ठीक है, ये हमारी अपील है, जिसको मर्जी जो भी शोभा दो, हमें वो बिल्कुल ये सस्ती गैस होनी चाहिए। ठीक हो गया। आप क्या कहते हैं? 195 रुपए किलो एलपीजी हो गई है, 20 रुपए किलो आज इजाफा हुआ। क्या कहते हैं? ये साथ साथ जाती है रिक्शा ड्राइवरों के साथ। इस पे बहुत सारे कारोबार चल रहे हैं, हर किसी की ज़रूरियत आ रही है। लेकिन जो हमारे हुक्मरान हैं, ये तो कहते हैं ना कि हम सस्ता कारोबार दिलाएंगे, इतनी नौकरियां देंगे। कहाँ गई ये इनकी नौकरियां और कहाँ गई? ये तो गरीब आवाम का जीना महाल कर दिया इन्होंने। ठीक हो गया। सर, आप क्या कहते हैं? 20 रुपए फी किलो एलपीजी की कीमत बढ़ गई है, 195 रुपए फी किलो हो गई है। क्या कहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये गरीब आवाम का फ्यूल है। इससे पहले ओगरा का रेट बहुत कम था। जब से ये इमरान खान की हुकूमत आई है, अब दिन पे दिन इसका रेट बढ़ता जा रहा है। हमारी यही अपील है कि इसका रेट कम हो, जल्द से जल्द कम हो। ये गरीब का फ्यूल है। रिक्शा ड्राइवर, वैगन वगैरह सब मजदूर आदमी हैं, इसमें इनका गुजारा होता है। अगर ये दिन पे दिन कीमत बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है इनका तो जीना मुहाल हो जाएगा। हम दुकानदार भी बहुत परेशान हैं कि दिन ब दिन एलपी की कीमत ज़्यादा हो रही है। तो हमारी यही गुजारिश है इमरान खान साहब से कि वो इसका रेट कम करे, इसमें नोटिस ले और बहुत जल्द से जल्द इसका रेट कम हो। मेहरबानी। जी बिल्कुल। एलपीजी से ताल्लुक़ रखने वाले जो दुकानदार हैं, इस कारोबार से वाबस्ता लोग हैं, जो रिक्शा या वैगन ड्राइवर्स हैं, उन्होंने इस कीमत में इजाफे को मुस्तरद किया है और हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस मामले का और बढ़ती हुई इन कीमतों को मुस्तरद कर दिया है। बहुत शुक्रिया आपका उमैर अजमत तफसीलात से आगाह करने के लिए। डॉलर की ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर 37 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 169.97 रुपए पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह 171 से भी ऊपर पहुंच गया है। तलब बढ़ने पर रुपया तारीख की कम तरीन सतह पर आ गया। दरामद एशिया की कीमतें बढ़ने से महंगाई का तूफान आएगा। आपको बताएं कि डॉलर की ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर 37 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 169.97 रुपए पर पहुंच गया है। आगे बढ़े और आपको बताएं, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का मईशत को दस्तावेजी बनाने के लिए अहम इक़दाम। अब बिजनेस कम्युनिटी को अपने अखराजात भी बैंक अकाउंट से करना होंगे। 2.5 लाख रुपए से जायद अखराजात बजरिया बैंक ना करने पर तस्लीम नहीं किए जाएंगे। टैक्स भी लागू किया जाएगा। फैसलाबाद से उमैर अजमत की रिपोर्ट देखिए।
ٹیکس گزاروں کے اخراجات کے حوالے سے بھی قوانین میں تبدیلی آ گئی۔ اب اخراجات کی ادائیگیاں بھی بینک اکاؤنٹس کے ذریعے کرنا ہوں گی۔ صرف 2.5 لاکھ روپے تک کیش ادائیگیوں کی اجازت ہوگی۔ اگر کوئی ٹیکس گزار ادائیگیاں بینک اکاؤنٹ کے ذریعے نہیں کرے گا تو وہ رقم اخراجات کے کھاتے میں نہیں بلکہ آمدن میں شمار کی جائے گی۔ دوسری جانب ٹیکس گزار کہتے ہیں ایف پی آر پہلے ٹیکس چین مکمل کرے، تمام کاروباری افراد کو بلا امتیاز ٹیکس نیٹ میں رجسٹرڈ کیا جائے۔ بزنس کمیونٹی کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جائیں تو پھر کیوں آپ اس کو چھوڑیں گے کہ ایک سائیکل پہ مال بیچ رہا ہے، ایک ریڑھی پہ بیچ رہا ہے، ایک دکان پہ بیچ رہا ہے، ایک ٹھیلے پہ بیچ رہا ہے، تو پھر تمیز نہیں ہونی چاہیے نا، پھر سب کے لیے لا ایک ہو جائے تاکہ سب کے ساتھ چلے، اور اس کا ٹیکس کا جو پورشن ہے اس کو کم از کم منیمائز کیا جائے تاکہ ٹیکس کی جو فگرز ہیں وہ 17% والے پہ نہ لے کے جائیں، پھر 2% ٹیکس لیں تاکہ وہ ملٹیپلائی ہوتا جائے، آٹومیٹک ویلیو ایڈڈ ہو کے آگے بڑھتا جائے اور ہر طبقہ فکر میں چل جائے۔ اس میں کسان بھی آ جائے گا، اس میں زمیندار بھی آ جائے گا، اس کے اندر آپ کا جو ہے منڈیوں کے اندر بیٹھے ہوئے جو آڑتی ہیں، سٹاکسٹ ہیں، وہ سب اس کے اندر آ جائیں گے۔ ایف بی آر حکام کے مطابق بینکوں کے ذریعے ہونے والی ادائیگیاں آن ریکارڈ ہوں گی، جس سے ٹیکس وصولیوں میں شفافیت آئے گی۔ کیمرہ مین محمد عثمان کے ساتھ عمیر عظمت، سٹی 41 فیصل آباد۔ بڑے اور آپ کو بتائیں حکومت نے سوشل میڈیا کے خلاف شکنجہ سخت کرنے کی ٹھان لی۔ وفاقی کابینہ کا بڑا فیصلہ، سوشل میڈیا سے متعلق رولز کی منظوری دے دی۔ سوشل میڈیا کمپنیز کو پاکستان کے رولز کے تحت کام کرنا ہوگا۔ آپ کو بتائیں کہ حکومت نے سوشل میڈیا کے خلاف شکنجہ سخت کرنے کی ٹھان لی ہے۔ وفاقی کابینہ کا بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ سوشل میڈیا سے متعلق رولز کی منظوری دے دی۔ سوشل میڈیا کمپنی کو پاکستان کے رولز کے تحت کام کرنا ہوگا۔ آپ کو بتائیں کہ حکومت نے سوشل میڈیا کے خلاف شکنجہ سخت کرنے کی ٹھان لی۔ وفاقی کابینہ کا بڑا فیصلہ، سوشل میڈیا سے متعلق رولز کی منظوری دے دی۔ سوشل میڈیا کمپنیز کو پاکستان کے رولز کے تحت کام کرنا ہوگا۔ فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سابق صدر سید ضیاء علمدار حسین کی زوم پر مشیر برائے وزیر اعظم عبدالرزاق داؤد سے میٹنگ۔ صنعتی سیکٹر کو درپیش چیلنجز اور مسائل سے آگاہ کیا۔ کہتے ہیں ٹیکسٹائل پالیسی جلد سے جلد متعارف کروائی جائے۔ اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے شراز بٹ سے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس وقت فیصل آباد میں دھاگے کی صورتحال دوبارہ سے بگڑتی چلی جا رہی ہے۔ دوسری جانب جو ہے وہ دھاگے کی قیمتیں بھی بڑھتی جا رہی ہیں، اس کی اویلیبلٹی جو ہے وہ بھی مسئلہ بنتی جا رہی ہے، اور اسی حوالے سے فیصل آباد کی ٹیکسٹائل کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے سابق صدر سید ضیاء علمدار حسین شاہ صاحب نے عبدالرزاق داؤد کے ساتھ جو ہے وہ ایک زوم پر میٹنگ کی ہے، اور اسی حوالے سے ایجنڈا کیا رہا ہے اس میٹنگ کے حوالے سے اس پر گفتگو کرنے کے لیے ضیاء علمدار صاحب میرے ساتھ موجود، ان سے بات کرتے ہیں ان کی ڈیمانڈز کیا ہیں فیصل آباد کی ٹیکسٹائل کے حوالے سے۔ شاہ جی، ٹیکسٹائل کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو آپ کی ڈیمانڈز خاص طور پہ اس وقت ٹیکسٹائل انڈسٹری کو سب سے زیادہ کن چیز کی ضرورت ہے، یہ بتائیے۔ سر تھینک یو ویری مچ آپ کے آنے کا۔ یہ جیسے ہی رزاق داؤد صاحب باہر سے تشریف لائے تھے تاجکستان سے، تو میں نے ان سے کہا تھا، میں نے کہا جی اس وقت آپ پہلے تو میں نے کہا یہ بتائیں کہ تاجکستان سے کیسا رہا آپ کا دورہ، تو دوسرا یہ ہے کہ میں نے کہا ہمارے اس وقت آرڈرز کی کمی نہیں ہے، جو ہم نے آپ سے $20 بلین کا وعدہ کیا ہے اس پہ ہم قائم ہیں، لیکن صورتحال یہ ہے کہ ہمارا را مٹیریل کی شدید کمی ہے۔ جو تاجکستان سے بھی ہم یان منگواتے ہیں اس کا بھی افغانستان کی وجہ سے ایشو ہے، انڈیا سے ہم منگوا نہیں پا رہے۔ ہمارا اپنا جس طرح میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ ایریا 17% ایریا کم ہو چکا ہے، اگر کچھ پر ایکڑ ییلڈ بہتر بھی ہو جائے اس کے باوجود ہماری ڈیمانڈ جو ہے وہ پوری نہیں ہو رہی۔ تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ کسی طرح سے ایک تو جو یان کی امپورٹ ہے، کیونکہ باہر سے ٹرانسپورٹیشن بھی بہت مہنگی ہے، تو ایک ٹرانسپورٹیشن مہنگی ہے، دوسرا آپ نے 5% ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، تو یہ تو بالکل آپ نے ہمیں پکڑ کے ذبح کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں انشاءاللہ بہت جلد جو ہے ایک میٹنگ بلاتا ہوں سارے سٹیک ہولڈر کو، اور اس میں پھر یہ ڈسکشن کرتے ہیں۔ تو میں نے ایک تو ہماری اب یہ جو مین ایشو ہے کہ ہمارا ایک تو 5% ڈیوٹی جو کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا وہ ختم کریں، نمبر 2 پولیسٹر کے اوپر بے تحاشا ڈیوٹیز ہیں وہ ختم کریں، تیسرا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو ایکسپورٹ ہو رہا ہے یان، اس کے اوپر ایک پرپوزل اس وقت چل رہی ہے کہ اس کے اوپر بھی آر ڈی لگا دی جائے تاکہ باہر یان ہی نہ جائے، کیونکہ وہی یان جو باہر اگر
$4 एक केजी जा रहा है, तो यहाँ पे वही अगर यार्न रहेगा तो वो $16 एक केजी जाएगा, 4 टाइम हम उसकी प्राइस इंक्रीज कर देंगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा ख्याल है ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं और बहुत इंशाल्लाह। शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। टैक्स रिटर्न के हवाले से ताजरों ने तारीख में तोसी करने का मुतालबा कर दिया। चीफ ऑर्गेनाइजर अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड मिर्जा शफीक कहते हैं रिटर्न की तारीख में तोसी करने से ताजर आसानी से टैक्स रिटर्न जमा करवा सकेंगे। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे फजील अहमद से। जी बिल्कुल, टैक्स रिटर्न के हवाले से फैसलाबाद के ताजरों की जानिब से नया मुतालबा सामने आ गया है। ताजरों की जानिब से कहा जा रहा है कि टैक्स रिटर्न की जो लास्ट डेट है उसको बढ़ाया जाए और इसको 31 दिसंबर तक तोसी दी जाए ताकि ताजर जो हैं वो आसानी से अपनी फ़ाइल रिटर्न कर सकें। और इसके अलावा जो रिटर्न फ़ाइल है उसमें वो आसानी से, क्योंकि कारोबार जो है वो कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी मुतासर रहे और उसकी वजह से जो माशी सूरत हाल है वो भी ख़राब जा रही है। और ये मुतालबा है ताजरों का। मिर्ज़ा शफीक अहमद मेरे साथ मौजूद हैं, लूम एंड इंडस्ट्री ऑनर्स एसोसिएशन के चेयरमैन हैं और अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड के कोऑर्डिनेटर हैं। उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। जी मिर्ज़ा साहब, क्या कहेंगे जो रिटर्न फाइल के हवाले से मुतालबा नया सामने आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि हालात कुछ ऐसे रहे हैं पूरे साल के अंदर, पिछले साल भी ऐसे रहे मगर इस साल कुछ ज़्यादा लोग प्रॉब्लम में रहे हैं कोरोना की वजह से। तो मेरी रिक्वेस्ट वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से और FBR के चेयरमैन साहब से कि इसको 31 दिसंबर तक हम लेके जाएं। रिटर्न फाइल करने का डेट जो है 31 दिसंबर तक हो ताकि लोग आसानी से रिटर्न जमा करा सकें। और दूसरा, इस नेटवर्क में ज़्यादा से ज़्यादा लोग फिर आएंगे, इसमें बेहतरी आएगी और लोग टैक्स देना चाहते हैं मगर इस वक्त परेशानी कोरोना की वजह से लोगों के पास सख्त नहीं है। तो जब टाइम मिलेगा तो मेरा ख्याल है लोग ज़रूर टैक्स देंगे और हमारा मुल्क बेहतरी की तरफ आएगा, हम ज़रूर तरक्की करेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, अगर जो तारीख़ है उसमें तोसी की जाती है तो इससे ना सिर्फ आसानी से कारोबारी तबका अपनी जो रिटर्न है वो फाइल कर बहुत शुक्रिया फजील अहमद तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं चिन्योट में चहलम शहदाए करबला हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौके पर रजूआ सादात में डेरा सैयद असद अली शाह से बरामद होने वाला जुलूस इमाम बारगाह करबला पहुंचकर इख्तिताम पसीर हो गया। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, चिन्योट में आज चेलम शुदाए करबला के हवाले से मरकजी जुलूस इमाम बारगाह कसर ज़ैनुल आबिदीन से बरामद हुआ, जो कि चौक जत्तो थान से होता हुआ रहीम गली पहुंचा और इसके साथ साथ अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह टट्टी शर्की पहुंचा है। जुलूस में हज़ारों की तादाद में अज़ादाराने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शिरकत करते हुए सीना को भी मातमदारी और जंजीर जनी का पुरसा शुदाए करबला को दिया है। इस हवाले से मरकजी जुलूस के जो रास्ते हैं उनको खारदार तारें लगाकर चिन्योट पुलिस और ज़री इंतजामिया की जानिब से बंद किया गया। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम देखने को मिले। इस हवाले से देखा गया कि मुकर्ररा रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात रही। ख़वातीन के हवाले से बात की जाए तो पुलिस की जो है वो फीमेल कांस्टेबल जो है वो मुख्तलिफ जो है वो चौक चौराहों में जो है वो अपनी ड्यूटी के फ़राज़ सरंजाम देती रही और SHO सिटी और इसके अलावा DPO चिन्योट ने जो है वो मुकर्ररा रास्तों का विज़िट भी किया और इसके साथ साथ DC चिन्योट की जानिब से तमाम तर जो रूट से मुकर्ररा उन पर सवाई सुराई के अलावा तजावज़ात का खात्मा किया। जुलूस के मुकर्रर रास्तों के हवाले से जो अज़ादाराने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जुलूस में शिरकत कर रहे थे उनके लंगर के लिए और उनके लिए सबीलें की जो है वो लगाई गई और मीठा पानी और इसके अलावा दूध की सबीलें लगाई गई। लंगर का खसूसी जो है वो एहतमाम भी किया गया। इस वाले से आज जो है वो मरकज़ी जुलूस चेलम का इमाम बारगाह टट्टी शर्की पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ है, जहां पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम देखने को मिले। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर तफसीलात से आगाह करने के लिए। जनरल अस्पताल गुलाम अहमदाबाद इमरजेंसी वार्ड में एक्सरे मशीन जंग आलूद होने लगी। इंतजामिया ने कमरे को ताला लगा दिया। तशवीशनाक मरीज जलीलो ख्वार होने लगे। मजीद तफसीलात जानते हैं सिद्दार हुसैन की इस रिपोर्ट में। जनरल अस्पताल गुलाम अहमदाबाद के इमरजेंसी वार्ड में मौजूद एक्सरे मशीन अरसा दराज से बंद है और इंतजामिया की जानिब से कमरे को ताला लगा दिया गया, जिसके सबब एक्सरे मशीन मरीजों के काम आने के बजाय जंग आलूद होने लगी। तशवीशनाक हालत के मरीज एक्सरे कराने के लिए शोबा बैरूनी मरीजा में वाक़या रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट जाने पर मजबूर हैं। कहते हैं इंतजामिया एक्सरे मशीन फाल करे, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में इंतजार करना पड़ता है। सांस का मसला है, उन्होंने कहा एक्सरे करा के लेके आओ तो नाले ECG करा के लेके आओ। वो फिर आई एक्सरे वास्ते तो उन्होंने मशीन खराब हो गई है। ऊपर मेरा मरीज है, ऊपर मेरी पोती है बीमार,
ਉੱਥੇ ਸਾਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਆਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬੈਠੀ ਨੂੰ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਵਾਰਡ 'ਚ ਐਕਸਰਾ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ 100 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर आमर नवीद ने कहा अस्पताल में 2 एक्सरे मशीन फॉल है, ताहम प्रोसेसर का मसला है जिसके लिए टेंडर जारी कर दिया है। प्रोसेसर मिलते ही इमरजेंसी वार्ड में मौजूद एक्सरे मशीन मरीजों के काम आ सकेगी। एक्सरे मशीन हमारे पास 2 हैं, दोनों फंक्शनल एक्सरे मशीनें हमारे पास, एक इमरजेंसी में है और एक इधर ओपीडी में जो चल रही है वो है। उसके हवाले से मैं आपको बता देता हूँ कि जो प्रोसेसर है ना उसका जो फिल्म डेवलप की जाती है, ऑटोमेटिक प्रोसेसर हमारे पास लगे हुए हैं, लेकिन वो 2014 से जो है ना इंस्टॉल हुआ है ऑटोमेटिक प्रोसेसर, और उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, वो ख़राब हो जाता है। तो इस सिलसिले में हमने नया जो है प्रोसेसर वो उसका टेंडर प्रोसेस सारा कर लिया हुआ है और उसकी वो टेक्निकल वगैरह सारे ओपन हो गए हैं उसका टेंडर, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि कुछ दिनों में जो है ना नया प्रोसेसर आ जाएगा। 2014 में लगाई गई एक्सरे मशीन का प्रोसेसर जवाब दे गया, जिससे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। जलसबाग गुलामदाबाद इमरजेंसी वार्ड में बंद कमरे में मौजूद एक्सरे मशीन मरीजों के साथ अस्पताल इंतजामिया के लिए मुश्किलात का बाइस बनी हुई है। कैमरामैन शजीब अली के साथ असदार हुसैन, फैसलाबाद। रिपोर्ट आपने देखी। आगे बढ़े और आपको बताएं टोबा टेक सिंह में डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद की जेर सदारत महकमा हेल्थ का इजलास हुआ, जिसमें जिला भर में होने वाली वैक्सीनेशन के हवाले से तबादला ख्याल हुआ। 30 सितंबर के बाद हुकूमत हिदायत पर सख्त एक्शन लेने का फैसला किया गया है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे शाहिद महमूद से। शाहिद, इजलास के हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक सिंह में डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद की जेर सदारत जो है महकमा हेल्थ का इजलास हुआ है, जिसमें हुकूमत की जानिब से जो डेडलाइन दी गई है कि 30 सितंबर तक वैक्सीनेशन हर सूरत होनी चाहिए, जिस हवाले से इकदाम किए गए और महकमा हेल्थ को पाबंद किया गया डिप्टी कमिश्नर की जानिब से कि अब जो है चंद रोज़ रह चुके हैं, इसमें ज़्यादा जो है सख्ती की जाए, टीमें जो है बाहर निकाली जाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है कैंपेन की जा सके और वैक्सीनेशन लगाई जा सके। अगर 30 सितंबर तक कोई नहीं लगाता उसके बाद उसके खिलाफ जो है हुकूमती हदायत के मुताबिक सख्त एक्शन लिया जाएगा। तमाम जो सरकारी कॉलेजेस हैं उनको हदायत जारी की गई है कि डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस और उसके साथ साथ महकमा एजुकेशन से रब्ता किया जाए कि वहाँ पर जो अगर किसी तलबा व तालबात को नहीं वैक्सीनेशन लगी तो उनको भी वैक्सीनेशन लगाई जाए, क्योंकि वैक्सीनेशन ही इंतहाई ज़रूरी है कि कोरोना से निजात हासिल करना है। कोरोना से निजात हासिल करनी है तो वैक्सीनेशन इंतहाई ज़रूरी है, जिस हवाले से इकदाम किए जा रहे हैं। और डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि बहुत शुक्रिया शाहिद महमूद तफसीलात से आगाह करने के लिए। फेस्को हुकाम सारिफिन के मसाइल हल करने में नाकाम। टोबा टेक सिंह में शहरियों को मीटर लगवाना भी मुश्किल हो गया। 27 जुलाई से अब तक जिला भर में मीटर ही ना पहुंच सके। डिमांड नोटिस अदा करने वाले 2750 सारिफिन मीटर लगवाने के मुंतजिर हैं। इसे पर देखते हैं ये रिपोर्ट। टोबा टेक सिंह के शहरी मीटर ना होने की वजह से परेशानी का शिकार हैं। जिला भर में 2750 से ज्यादा लोगों ने डिमांड नोटिस अदा कर दिए। इसके बावजूद रोजाना की बुनियाद पर दफ्तर के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। तहसील टोबा में 1200 अफराद डिमांड नोटिस अदा कर चुके हैं। इसी तरह तहसील गोजरा में 900, कमालिया 850 और पीरमहल के 900 लोगों की जानिब से डिमांड नोटिस अदा किया गया, लेकिन इसके बावजूद अभी तक मीटर नहीं लग सके। पिछले से पिछले माह दरख्वास्त दी थी, वो तकरीबन 2 माह के बाद मेरा डिमांड नोटिस निकला है। अब मुझे 1 माह हो गया इसको जमा करवाए हुए। बार बार चक्कर लगाने के बाद भी यही रिस्पांस मिल रहा है कि अभी तक ना तार अवेल है ना मीटर अवेल है। जब आएंगे तो फिर वो कह रहे हैं लगेगा। शहरियों का कहना था कि फेस्को हुकाम करोड़ों रुपए वसूल करने के बावजूद सहूलियात मुहैया ना कर सका। उन्होंने आला हुकाम से फौरी मीटर्स की दस्तयाबी यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया, जबकि फेस्को हुकाम के मुताबिक आइंदा माह 10 तारीख तक मीटर आ जाएंगे। कैमरामैन उसामा महमूद के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक सिंह। नाखुशगवार वाकयात से बचने के लिए महकमा रेलवे का अहम फैसला। दौरान ड्यूटी ट्रेन ड्राइवर के एंड्रॉइड फोन रखने पर पाबंदी आयद कर दी गई। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे उवैस अली से। जी उवैस बताएगा। जी बिल्कुल, नाखुशगवार वाकयात से बचने के लिए महकमा रेलवे की जानिब से अहम फैसला किया गया है। ट्रेन ड्राइवर जो कि सारी ट्रेन को मैनेज करता है, महकमा रेलवे की जानिब से ट्रेन ड्राइवर के एंड्रॉयड फ़ोन जो है वो रखने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई है। इसी हवाले से रेलवे हेडक्वार्टर की जानिब से पंजाब भर की तरह फैसलाबाद रेलवे स्टेशन को भी अहकामात जारी कर दिए गए हैं कि फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर जो रेलवे अफसरान मौजूद हैं,
रेलवे इंतज़ामिया मौजूद है वो इस बात को यकीनी बनाए और ट्रेन ड्राइवर के पास जो एंड्रॉयड मोबाइल है वो नहीं होना चाहिए, और ट्रेन ड्राइवर जो है अगर एंड्रॉयड मोबाइल इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। इसी वाले से मजीद महकमा रेलवे का यही कहना है कि रेलवे हेडक्वार्टर की हदायत पर तमाम तर हदायत मौसूल हो गई हैं और इसका मुकम्मल तौर पर जो है वो चेकिंग की जाएगी और ट्रेन ड्राइवर को जो है वो एंड्रॉयड फ़ोन के इस्तेमाल से मुकम्मल तौर पर जो है वो मना किया गया है और ट्रेन ड्राइवर जो है वो एंड्रॉयड फ़ोन का इस्तेमाल जो है वो अपनी ड्यूटी के दौरान नहीं कर सकता। और मजीद रेलवे काम का यही कहना है कि नाखुशगवार वाक़यात से बचने के बहुत लिए शुक्रिया उवैस अली तफसीलात से आगाह करने के लिए। शामिल करें और आपको बताएं जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में एमफिल और पीएचडी में दाखिलों के लिए एंट्री टेस्ट 30 सितंबर को होगा। उम्मीदवारों को ऑनलाइन रोल नंबर स्लिप्स जारी, इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे जहांगीर अशरफ से। जहांगीर बताएगा। जी, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में एमफिल और पीएचडी में दाखिलों के उम्मीदवार तैयारी पकड़ लें क्योंकि यूनिवर्सिटी की तरफ से एमफिल और पीएचडी में दाखिलों के लिए जो एंट्री टेस्ट लिया जाएगा उसकी तारीख का ऐलान कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी की पोर्टल के मुताबिक तमाम डिपार्टमेंट्स के तलबा और तालिबात जिन्होंने फर्दर हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई कर रखा है एमफिल और पीएचडी में दाखिलों के लिए, उनके एंट्री टेस्ट जो हैं वो 30 सितंबर को मुतलका शोबाजात में लिए जाएंगे। इस हवाले से रिपोर्टिंग टाइम जो मुख्तस किया गया है, तमाम तलबा और तालिबात को कहा गया है कि अपने डिपार्टमेंट में 30 सितंबर को वो सुबह 9:30 बजे पहुंचेंगे और रिपोर्ट करेंगे अपने डिपार्टमेंट में, जहां पर उनसे एमफिल और पीएचडी के दाखिलों के लिए टेस्ट लिया जाएगा। यूनिवर्सिटी की पॉलिसी के मुताबिक सिर्फ टेस्ट में कामयाब उम्मीदवार ही अहल होंगे इंटरव्यू के लिए, जबकि फाइनल इंटरव्यू के बाद मेरिट पर जो सिलेक्शन होगी एमफिल और पीएचडी के तलबा और तालिबात की, इसके अलावा तमाम तलबा और तालिबात को पहले से ये गाइडलाइन जो है वो फराहम की गई थी, इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि वो अपने डिपार्टमेंट से राब्ते में रहें। इस हवाले से ऐसे तलबा और तालिबात जिन्होंने एमफिल और पीएचडी में दाखिलों के लिए अप्लाई कर रखा है वो ऑनलाइन पोर्टल से अपनी रोल नंबर स्लिप जो है वो वसूल कर सकते हैं। ऑनलाइन ही उसको डाउनलोड किया जा सकता है और 30 सितंबर को मुतलका शोबाजात में एमफिल और पीएचडी के टेस्ट होंगे, जिसमें सिर्फ कामयाब उम्मीदवारों को इंटरव्यू में बुलाया जाएगा और इंटरव्यू के बाद हतमी मेरिट लिस्ट जो है वो मुतलका डिपार्टमेंट्स के जरिए बहुत शुक्रिया जहांगीर अशरफ तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में भगत सिंह का 114वां जन्मदिन हवेली भगत सिंह में मनाया गया। सियासी और समाजी शख्सियात की भगत सिंह के जन्मदिन के हवाले से तकरीब में शिरकत, इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे इमरान असलम से। जी बिल्कुल, भगत सिंह के 114वें जन्मदिन की तकरीबात हवेली भगत सिंह में मनाई जा रही हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं उस जगह पर जहां भगत सिंह जन्म हुआ और सबसे बड़ी बात यह है सबसे बड़ी बात होती है विरसे को महफूज करना। जैसा कि भगत सिंह यहाँ पर पैदा हुए और आपने उसी तरह उसके विरसे को महफूज रखा हुआ है, इसकी वजह क्या है और ये क्या अदद से ही चलता आ रहा है? आपके किस लड़ी से ये चलता आ रहा है कि आप लोगों को ये अलाट हुआ था? 47 में जब मेरे दादा अबू चौधरी फजल कादर विरक साहब इंडिया से माइग्रेट करके इधर शिफ्ट हुए तो ये घर टॉप प्रायोरिटी पे मेरे दादा अबू चौधरी फजल कादर विरक साहब को अलाट किया गया। उस दौर में भी सरदार हजरात आते थे। ये ख़त किताबत का दौर था जब खत डाला जाता था और उसका जवाब 2-4-6 महीने बाद आता था और सरदार हजरात उस दौर में भी इनके इवेंट्स जो हैं वो सेलिब्रेट करते थे यहाँ पे। और उसके बाद मेरे जो फोर फादर थे उनकी डेथ हो गई अपना 1992 में। उसके बाद मेरे वालिद साहब चौधरी मोहम्मद इकबाल विरक साहब जो कि सीनियर एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट थे, उनकी बहुत ज़्यादा काविश है और उस दौर में बहुत ज़्यादा मेहमान जो है सरदार हजरात भी पूरी दुनिया से आते थे और मैं और मेरे वालिद साहब जो हैं वो मिल के देखते थे। सन 2001 से मैं अपने वालिद साहब के साथ यहाँ मेज़बान हुआ करता था। वालिद साहब की डेथ के बाद 2016 में उनकी डेथ हुई, उनके बाद अब मैं और मेरा छोटा भाई चौधरी बिलाल इकबाल विरक हम दोनों मिल के विरक साहब ये तस्वीर ये सारी जितनी भी तारीखी विरसा है ये आपने ही लगाई? बिल्कुल, ये कलेक्शन की है जी, कोशिश की है हमने कि इस कमरे को जो है वो गैलरी बना दिया जाए। इसमें सरदार जस्सी सिंह सरदार साहब हैं जो बेसिकली लैलपुरी हैं लेकिन लाहौर शिफ्ट हो चुके हैं। उनकी बहुत ज़्यादा काविश है, उन्होंने तस्वीर इकट्ठी करने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद की है और इस कमरे को इन 2 कमरों को म्यूज़ियम बनाने में उनका बहुत अहम किरदार है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शुरका भी मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। ये वो जगह है जहाँ पर भगत सिंह का जन्म हुआ और आज आप इस जगह पे मौजूद हैं, किस तरह महसूस कर रहे हैं और कौम को क्या मैसेज देना चाहेंगे?
जी, यहाँ पे आज हम मौजूद हैं और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम अपने जो हीरो हैं उनकी याद में यहाँ पे खड़े हैं। और मैं समझती हूँ कि जो साकिब साहिब हैं यहाँ के इंतज़ामिया, उन्होंने बहुत जो है ना इस चीज़ को महफूज किया है और हमें उनको बहुत अप्रिशिएट करना चाहेंगे कि उन्होंने हमारे जो हीरो हैं उनकी याद को बिल्कुल ताज़ा करके रखा हुआ है। और मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हमारे हीरो जो हैं वो आज भी हमारे साथ जिंदा है। जी बिल्कुल, हमारे हीरो हमारे आज भी हमारे साथ जिंदा हैं और भगत सिंह की जन्म से लेके अब तक जितनी भी उनकी वो कीमती आसाइशें थी और विरसा था वो इस जगह पर मौजूद है। और इस बात का सबूत है कि आज भी पाकिस्तान में कौमी हीरोज़ को याद रखा बहुत शुक्रिया इमरान असलम तफसीलात से आगाह करने के लिए। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।